अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्न अप पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपकी तैयारी में आपको असिस्टर फैसिलिटेट करने के लिए लर्न अप पाकिस्तान पे एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ अपलोड की जा रही है जो आपको SDEO पीरा के एग्ज़ाम के लिए फैसिलिटेट करेगी। इस वीडियो सीरीज़ में हम पीरा एक्ट 2024 को पढ़ रहे थे और आज इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 है। इससे पहले हम जो है वो 12 लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का स्क्रीनशॉट जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। आप चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके इसको ओपन करके डिस्क्रिप्टिवली पीरा एक्ट 2024 को कवर कर सकते हैं। इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आपको किसी भी पेड कोर्स पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज तमाम की तमाम चीजें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से टू द पॉइंट तरीके से पढ़ा दी गई हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वो तमाम लोग जो SDEO पीरा के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को भी लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक आपके लिए काम ना करे तो इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, हमारी टीम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देगी। तो आज हमारा क्योंकि लास्ट लेक्चर है, इसमें हम लास्ट चैप्टर को चैप्टर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है वो आपके साथ 17 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज चैप्टर नंबर 18 लास्ट चैप्टर है जिसमें मिसलेनियस को हम डिस्कस करने वाले हैं। मिसलेनियस से मुराद ये है कि हमने प्रीवियसली जो चैप्टर्स में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को पढ़ा है, ये तमाम प्रोविजंस उनमें फिट नहीं आती, तो ये एडिशनल प्रोविजंस हैं जिनको मिसलेनियस के नाम से जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर सबसे पहले हमें बताया जाता है सेक्शन 74 में। डेलीगेशन ऑफ पावर, अपनी जो आपके पास जो है अथॉरिटी के पास बेसिकली जो पावर्स हैं उनको तफवीज़ करने के हवाले से, डेलीगेट करने के हवाले से बात की जा रही है। द अथॉरिटी में डेलीगेट्स इट्स पावर्स फंक्शंस टू द बोर्ड, कमेटी, गवर्नमेंट बॉडीज और इट्स एम्प्लॉयज विद कंडीशंस एज स्पेसिफाइड। तो अगर अथॉरिटी चाहे तो उसके पास जितनी भी पावर्स हैं इस कानून के अंडर और जितने भी फंक्शंस उसने परफॉर्म करने हैं, वो चाहे तो वो बोर्ड को जो है वो डेलीगेट कर सकती है, कमेटीज़ को डेलीगेट कर सकती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ को डेलीगेट कर सकती है, अपने मुलाजमीन को डेलीगेट कर सकती है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। अब ये वो कंडीशंस हैं जो इस कानून में या इसके ताबे किसी रूल में या किसी नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब की गई हैं, तो उन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकती हैं। मकसद के फॉर एग्जांपल चंद ऐसी पावर्स होंगी जो इस कानून में बताई गई होंगी जो डेलीगेट नहीं हो सकती होंगी, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा अथॉरिटी को। हाउएवर इट कैन नॉट डेलीगेट, अब ये देखें वो पावर्स की बात हो रही है जो डेलीगेट नहीं कर सकती, तो ये वही कंडीशंस की बात हो रही है। हाउएवर इट कैन नॉट डेलीगेट पावर्स रिलेटिंग टू मेकिंग और अमेंडिंग रेगुलेशंस, तो ये रेगुलेशंस को बनाने और अमेंड करने के हवाले से जो इसके पास पावर्स हैं उनको जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकती। अप्रूविंग पॉलिसीज़ के हवाले से जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। अप्रूविंग रिपोर्ट्स, बजट्स, अकाउंट्स, इनके हवाले से जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जो ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर है उसको अपॉइंट करने के हवाले से जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ऑडिट रिपोर्ट को डिसाइड करने के हवाले से जो पावर्स हैं उनको जो है वो डेलीगेट नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयज़ की टर्म्स ऑफ सर्विस सेट करने के हवाले से जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से वैकेंसीज़ को फॉर्म करना और उनको फिल करने के हवाले से जो पावर्स हैं वो अथॉरिटी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकती। कोई भी वैकेंसी अगर उसने क्रिएट करनी है या उस पर रिक्रूटमेंट करनी है तो वो पावर अथॉरिटी के पास रहेगी। तो ये सेक्शन 74 था। उसके बाद सेक्शन 75 पब्लिक सर्वेंट, ऑल पर्सन्स एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर द एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड। अब वो तमाम लोग जो इस कानून के ताबे काम कर रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएंगे जो कि पाकिस्तान पीनल कोड सेक्शन 21 में बताई गई है। इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद सेक्शन 76 आप देख रहे हैं जिसमें इंडेमनिटी प्रोटेक्शन के हवाले से बात की जा रही है कि नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी और इट्स मेंबर और द बोर्ड और इट्स मेंबर्स और एम्प्लॉयज फॉर एनी डैमेज कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस। फॉर एन एग्जांपल, इस कानून के ताबे अथॉरिटी, उसके एम्प्लॉयज, उसके मेंबर्स कोई भी काम करते हैं और वो गुड फेथ में करते हैं। गुड फेथ से मुराद है कि उनकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए कोई काम करते हैं और उस दौरानिया में उनसे कोई ऐसा काम हो जाता है जिससे कोई डैमेज हो जाता है या डैमेज हो जाता है या होने के चांसेस हैं, या उनका कोई काम या ओमिशन इस डैमेज को लीड करता है,
तो इस हवाले से जो है अथॉरिटी लायबल नहीं होगी, उसके अगेंस्ट किसी किस्म का सूट फाइल नहीं किया जा सकता, दावा दायर नहीं किया जा सकता, उसको जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, और इससे हट के भी कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट और अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो या इसके मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं लाई कर सकती, अगर वो गुड फेथ में इस एक्ट के अंडर अपने ड्यूटीज़ को, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और उस नतीजे में कोई नुकसान हो जाता है, उनके कुछ करने से या उनके कुछ ना करने से कोई नुकसान हो जाता है, एक्ट और ओमिशन, तो इस दोनों सूरतों में जो है वो इसके खिलाफ आप कानूनी जो है वो हक, चाराजोई का हक नहीं रखते। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि अगर आप जो है वो SDO पीरा एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लर्नअप पाकिस्तान की गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं। ये गाइड बुक कॉम्प्रिहेंसिव है, लॉ के पेपर को कवर करती है और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, और इससे बढ़ के ये है कि वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो लॉ का आपका पेपर कंडक्ट करेगी उस पैटर्न से रेलेवेंट है। आप मुख्तलिफ किताबें मार्केट में देख रहे होंगे, उनकी रेलेवेंसी नहीं है बिकॉज उन पर रिसर्च नहीं की गई। तो अगर आप इस किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो करीब 3 स्टोर से आप ले सकते हैं। जब स्टोर से आप खरीदिएगा तो इस लोगो को जो है वो आपने मेक श्योर करना है कि ये वहाँ मौजूद हो और ये लर्नअप पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश की गई हो, और इन केस आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी किताब पर लाजमी रिलाई करें, लेकिन अगर आप अपनी असेसमेंट करना चाहते हैं तो किसी बुक पे आपको रिलाई करना चाहिए, और उस सूरत में आपको लर्नअप पाकिस्तान की SDO पीरा की गाइड बुक पर रिलाई करना चाहिए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं जी ओवर राइडिंग इफेक्ट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि इस कानून के अगेंस्ट अगर कोई प्रोविजन किसी स्केड्यूल लॉज में, किसी और रूल में, किसी और लॉ में एग्जिस्ट करेगी तो ये कानून, इसकी प्रोविजंस प्रिवेल करेंगे। सेक्शन 77 में हमें ओवर राइडिंग इफेक्ट के हवाले से बताया जा रहा है, द एक्ट विल बी रेड टुगेदर विद स्केड्यूल लॉ। सिंपल बात की गई है कि जब इस कानून को पढ़ा जाएगा तो इसके स्केड्यूल लॉज को मद्देनजर रखा जाएगा, उसके साथ पढ़ा जाएगा। इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट विद अनदर लॉ वेदर लिस्टेड इन स्केड्यूल लॉ और नॉट, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विल प्रिवेल। वही सिंपल बात है कि जब हम इस कानून को पढ़ते हैं तो इस कानून की कोई भी प्रोविजन अगर स्केड्यूल लॉज जो कि इस कानून के एंड में स्केड्यूल में मेंशन्ड है उनके साथ इन कन्फ्लिक्ट कर रही है, और अगर उन स्केड्यूल लॉज के अलावा किसी और कानून के साथ जो है वो इन कन्फ्लिक्ट है तो इस कानून की जो प्रोविजंस हैं वो प्रिवेल करेंगी। अब ये जनरल सिचुएशंस में नहीं, जब इस कानून को जो है वो इन्फोर्स किया जा रहा होगा तो उसी सूरत में जो है वो ये प्रोविजंस प्रिवेल करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एनी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट विल रिमेन इफेक्टिव डिस्पाइट इनकंसिस्टेंसी विद एनी अदर लॉ और लीगल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एन एग्जांपल, इस कानून के ताबे एक ऑर्डर पास किया जाता है और वो इस कानून की प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए उसको फुलफिल करते हुए पास किया जाता है, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट है। वो बेसिकली जो है वो कोई अगर और लॉ एग्जिस्ट करता है और कोई या और जो है वो कोई लीगल प्रोविजन एग्जिस्ट करती है उससे हट के है वो ऑर्डर, बिकॉज वो इस कानून की प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है तो वो ऑर्डर प्रिवेल करेगा। वो ऑर्डर जो है उसके ऊपर उन लीगल प्रोविजंस का जो उससे इनकंसिस्टेंट है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 78 को आप देख सकते हैं कि पावर टू मेक रूल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन इट्स ऑफिशियल गेजेट मेक रूल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो इस कानून के पर्पस को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गेजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स को जो है वो पब्लिश कर सकती है। उसके बाद पावर्स टू फ्रेम रेगुलेशंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स द अथॉरिटी मे फ्रेम रेगुलेशन एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। जिस तरीके से अथॉरिटी जो है इस कानून की सपोर्ट में रूल्स बना सकती थी उसी तरीके से अथॉरिटी के पास ये पावर है कि अगर किसी किस्म की रेगुलेशंस बनानी है तो वो भी जो है इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए बना सकती है। द गवर्नमेंट में डायरेक्ट द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और omit any regulation which in its opinion is repugnant to the provisions of the act or the rules or which is otherwise against public policy and the authority shall comply with the directions। अब इसमें सिंपल बात की गई है कि जब भी अथॉरिटी कोई रेगुलेशंस बनाएगी और गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये रेगुलेशंस बेसिकली जो है इस कानून से हटके हैं, उसकी प्रोविजंस के साथ कन्फ्लिक्ट कर रही हैं या उसके रूल्स के साथ जो अथॉरिटी ने बनाए हैं उनके साथ इनकंसिस्टेंट हैं, कन्फ्लिक्ट में है, तो गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कर सकती है अथॉरिटी को कि इन रेगुलेशंस को तब्दील किया जाए, इसमें अमेंडमेंट की जाए, और अथॉरिटी जो है उन डायरेक्शंस को फुलफिल करने के हवाले से बाउंड है। उसके बाद सेक्शन 80 आप देख रहे हैं कि पावर टू अमेंड स्केड्यूल द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अमेंड द स्केड्यूल। तो स्केड्यूल को अगर अमेंड करना है तो वो गवर्नमेंट कर सकती है, और गवर्नमेंट किस तरीके से करेगी, ऑफिशियल गेजेट में एक नोटिफिकेशन को पब्लिश करने के बाद करेगी। नेक्स्ट हम सेक्शन 81 की तरफ जाते हैं जिसमें गाइडलाइंस के हवाले से हमें बताया गया है। सेक्शन 81 में बात की गई है कि द अथॉरिटी मे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ इट्स मेंबर्स एम्प्लॉयज अंडर द एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस। तो अगर अथॉरिटी चाहे तो वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ, प्रायर अप्रूवल के साथ वो गाइडलाइंस इशू कर सकती है ताकि वो रेगुलेट कर सके किस चीज़ को, कोड ऑफ कंडक्ट को। जब भी एम्प्लॉयज़ अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए, उनके फंक्शंस की परफॉर्मेंस के हवाले से
अगर गवर्नमेंट चाहे, अथॉरिटी चाहे तो गवर्नमेंट के अप्रूवल से जो है वो गाइडलाइंस जो है वो इशू कर सकती है। तो ये सिंपल इसके अंदर बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात की जा रही है कि एनी वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रेफर्ड टू द अथॉरिटी और टू सच अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इसमें सिंपल बात की जा रही है कि सबसेक्शन 1 में जो गाइडलाइंस इशू की जाएंगी, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, अगर उसकी वायलेशन की जाती है तो ये मामला अथॉरिटी को रेफर कर दिया जाएगा। अथॉरिटी से मुराद पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, और इन केस अथॉरिटी को जो है वो रेफर नहीं किया जाता तो इसके अलावा अगर कोई और अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है जो कि बेसिकली एग्जिस्ट करती है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और उसका पर्पस ये है कि इस कोड ऑफ कंडक्ट और जो गाइडलाइंस हैं उसकी वायलेशन के मैटर्स को देखा जाए, तो ये मैटर जो है वो उस अथॉरिटी को, स्पेसिफिक अथॉरिटी को रेफर कर दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 82 रिमूवर ऑफ डिफिकल्टीज के हवाले से बात की जा रही है कि इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस इन गिविंग इफेक्ट टू any of the provisions of the act, the government may by notification in the official gazette make such order not inconsistent with the provisions of the act as it may deem necessary for the purpose of removing such difficulty। तो अब यहाँ सिंपल बात की जा रही है कि इस कानून की प्रोविजंस को फुलफिल करने के लिए, इस एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए अगर किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी आती है, किसी किस्म का कोई मसला आता है, तो उस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी एक्शन ले सकती है। तो ले जी, हमारा पीरा एक्ट 2024 कवर हो चुका है। इसमें 82 सेक्शंस हैं, 18 चैप्टर्स हैं, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर किया है। इससे कनेक्टेड एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट एमसीक्यूज के हवाले से भी एग्जिस्ट करती है जिसमें पीरा के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस किया गया है। उस प्लेलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो सीरीज को दोबारा कंटिन्यू किया जाए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एमसीक्यूज के हवाले से कंफ्यूज हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप लर्न पाकिस्तान की एसडीओ पीरा की गाइड बुक पर रिलाई कर सकते हैं। इसमें जो एमसीक्यूज, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है वो टू द पॉइंट है, रेलेवेंट है और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारे सिलेबस को कवर किया गया है जो लॉ के एग्जाम का है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।